प्रिय साथियों नमस्कार। सीए टीचर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय प्रमुख आंदोलन और घटनाएं के बारे में पढ़ेंगे जो 1885 से लेकर 1951 तक जो भी आंदोलन हुए हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें से होम रूल आंदोलन को और लखनऊ पैक्ट, रोलेक्ट एक्ट, खिलाफत आंदोलन को और चौरी चौरा कांड और स्वराज पार्टी। अगला हम देखते हैं कि गोलमेज सम्मेलन के बारे में, गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक और शिमला सम्मेलन और भूदान आंदोलन। तो फ्रेंड्स तो देखते हैं और प्रश्न को। तो पहला टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। इसके संस्थापक जो थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, उनको ए ह्यूम के नाम से भी जानते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो स्थान कहाँ पर हुआ था तो बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय वायसराय कौन थे तो लॉर्ड डफरिन वायसराय थे। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया। इसके पहले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय संघ था और दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किया गया। तो फ्रेंड्स आगे हम लोग देख लें कि होम रूल आंदोलन कब हुआ था। तो होम रूल आंदोलन जो क्या हुआ था 1916 में हुआ था। होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित हुआ। तो इसमें होम रूल आंदोलन से प्रभावित जो हुए तो बाल गंगाधर तिलक जो बेलगांव पुणे से थे और एनी बेसेंट मद्रास से। तो हमें याद कर लें कि कहाँ से बेलगांव यानी बाल गंगा यानी बाल और बेलगांव, इससे हम कोरिलेटेड करके इसको हम याद कर सकते हैं कि होम रूल आंदोलन जो हुआ उसमें भाग कौन कौन लिए तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तो फ्रेंड्स आगे हम लोग देखते हैं कि रोलेक्ट एक्ट क्या है। तो रोलेक्ट एक्ट 19 मार्च 1919 में हुआ और यह रोलेक्ट एक्ट जो हुआ यह काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर उसे क्या कर लिया जाता है गिरफ्तार कर लिया जाता था। यानी बिना कोई नियम और कोई कानून यानी बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का यह कानून है जो किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो व्यक्ति को पकड़ लिया जाता था बिना कानून के। तो इसमें जो बिना अपील में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल थे। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन कुचल और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो गिरफ्तार करने पर यह काला कानून हुआ और इसी के बाद जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जो रोलेक्ट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई और उस सभा के दौरान शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। उसी समय जनरल डायर ने इस पर अंधाधुंध गोलियां चला दी और वो इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी यानी कह रहे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो उस समय महात्मा गांधी ने अपने केसर-ए-हिंद के उपाधि को क्या कर दिया वापस कर दिया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी सर की उपाधि को लौटा दिया गया। तो ये प्रश्न बनते हैं कि महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि किस कांड में वापस कर दिए तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड में वापस कर दिए। इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन को नियुक्त कर दिया गया। तो फ्रेंड्स आगे हम लोग देखते हैं इस सरकार के सरकार जो ब्रिटिश सरकार थी उनके अनुसार इसमें 379 व्यक्ति मारे गए, परंतु कांग्रेस समिति जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे और कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग उन्होंने 1000 व्यक्तियों को मारे गए थे। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जलियांवाला बाग
13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हुआ उसमें एक भारतीय मूल के जो जनरल डायर था उनका सहयोग किया था। वह व्यक्ति था हंसराज था, जो जनरल डायर के साथ मिलकर उनका सहयोग किया था। फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ। जो यह खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा के पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन जो तुर्की के जो खलीफा के पद थे वो ब्रिटेन क्या चाहता था, उसको उस आंदोलन को समाप्त करना चाहता था और समाप्त करके और खिलाफत आंदोलन, तो इसी के कारण भारत में भी खिलाफत आंदोलन का शुरुआत हो गया और उसी जो ब्रिटेन जो था उसको बंद करना, उस आंदोलन को बंद करना चाहता था। इसी के कारण भारत में भी खिलाफत आंदोलन शुरुआत हो गई। इसमें कहा जाता है कि अली बंधुओं के द्वारा जो क्या हुआ, भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किया। इसमें से शौकत अली और मोहम्मद अली थे और जिन्होंने दोनों ये अली बंधुओं के नाम से जाने जाते हैं। जो हर एग्जाम में यह बार बार पूछता है कि अली बंधु कौन से हैं, तो शौकत अली और मोहम्मद अली थे। फ्रेंड्स आगे देखते हैं असहयोग आंदोलन जो 1920 में जब जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन और रोलेक्ट एक्ट ये तीनों से काम नहीं हुआ, तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग यानी ब्रिटिश शासन को किसी प्रकार का सहयोग न किया जाए। तो 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व में असहयोग आंदोलन क्या किए, शुरू कर दिए। तो असहयोग इसलिए कि तीनों मतलब कोई कानून न माने। उसके आगे फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि चौरी चौरा कांड, यानी चौरी चौरा कांड जो 1922 ईस्वी में हुआ था। जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों को गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा के पुलिस थाने में क्या कर दिया, आग लगा दिया था, जिसमें से 23 पुलिस वाले क्या हो गए, मौत हो गए। तो चौरी चौरा कांड हुआ। तो फ्रेंड्स आगे हम लोग देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी जितने भी आंदोलन होने के बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू किए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च के साथ शुरू किए। तो 31 जनवरी 1930 को गांधी जी की मांग थी, 11 सूत्री मांग थी, जिसमें उसका परिणाम अस्वीकार, यानी ब्रिटेन सरकार जो थी, अंग्रेजी सरकार अस्वीकार कर लिया। उस समय वायसराय जो थे लॉर्ड इरविन थे और उसके बाद परिणाम ये हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आ गया। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने प्रारंभ की। तो फ्रेंड्स आगे हम लोग देख लें कि गोलमेज सम्मेलन जो था क्या था, ये गोलमेज सम्मेलन जो 1930 में पहला और दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 ईस्वी में हुआ। तो गोलमेज सम्मेलन का मतलब ये था कि सभी को एक समान, अंग्रेजी शासन जो चाहते थे कि एक साथ सभी व्यक्तियों को लेकर चलें, मगर उन लोगों का उद्देश्य कोई दूसरा था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कहाँ पर हुए, तो लंदन में। तीनों गोलमेज 1930 और 1931 1932 में ये तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। और फ्रेंड्स भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो रोमजे मैकडोनाल्ड जो क्या थे, तीनों गोलमेज के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। फ्रेंड्स आगे हम लोग देखते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, यानी यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो सेंट जेम्स पैलेस यानी लंदन में हुआ था। उस समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन में वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड इरविन उस समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन में वायसराय थे। फ्रेंड्स तो आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी इसमें भाग नहीं, यानी पहले गोलमेज सम्मेलन जो 1930 में जो हुआ था, तो महात्मा गांधी ने इसमें भाग नहीं लिया था। और मुस्लिम लीग के नेता, जिसे मुस्लिम लोग जो मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खां और मोहम्मद अली ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। और दलित वर्ग के नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो
अभी हम लोग पढ़े कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। आगे फ्रेंड्स देखते हैं कि गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता क्या है? तो इसमें गांधी इरविन समझौता में एक तरफ महात्मा गांधी और दूसरे में वायसराय जो लॉर्ड इरविन थे, इन्होंने दोनों लोगों के बीच यह वार्ता हुआ कि लॉर्ड इरविन की शर्त थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी जो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था गांधी जी के द्वारा, लॉर्ड इरविन ने कहा कि इसको समाप्त कर दिया और कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन आए। उस समय ब्रिटेन शासन का बहिष्कार न किया जाए। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ये भी एक 11 सूत्री मांग थे कि इन मांगों को पूर्ण करेंगे तो हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हम सम्मिलित हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट है कि कह रहे कि पूर्ण रूप से शराब पर प्रतिबंध, यानी महात्मा गांधी को 11 सूत्री मांगों में पहला मांग उनका था कि पूर्ण रूप से शराब को प्रतिबंध लगा दिया जाए। दूसरा उनका मांग है कि विनिमय की दर को घटाकर एक शिथिल 4 पैसे की दर किया जाए, मतलब कम पैसे में दिया जाए। और फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं कि तीसरा उनका पॉइंट मांग था कि भूमि लगान आधा हो और उस पर काउंसलिंग का नियोजन किया जाए। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं, चौथा है उनकी मांग नमक को समाप्त कर दिया जाए। पांचवा है कि सेना में जो संबंधी व्यय, यानी जो भी पैसा खर्च हो रहा है कम से कम 50% की कमी हो। छठवां पॉइंट है कि बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन आधा कर दिया जाए। सातवां है कि निवेश वस्त्रों को आयात पर निषेध कर लगे। आठवां पॉइंट है कि भारतीय समुद्र तट के केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित रहे और इनके लिए कानून का निर्माण हो। फ्रेंड्स आगे देखते हैं, नौवां उनका मांग था कि सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए। और 10वां है उनका कि गुप्तचर, जो भी गुप्तचर हैं पुलिस को हटा दिया जाए अथवा उन पर जनता का नियंत्रण हो। और 11वां मांग उनका था कि आत्मरक्षा, यानी अपनी रक्षा के लिए हथियार की अनुमति दी जाए। तो फ्रेंड्स आगे अब दूसरा गोलमेज सम्मेलन के बारे में हम लोग पढ़ें कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 को, वो भी स्थान जहाँ सेंट पॉल पैलेस यानी लंदन, यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। उस समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वायसराय जो क्या थे, लॉर्ड लिनथिनगो थे और इसमें सम्मिलित सदस्य थे मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना और दलित वर्ग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और कांग्रेस के तरफ से महात्मा गांधी, जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स आगे हम लोग देखते हैं कि गांधी जी SS राजपूताना जहाज़ से लंदन आए थे। यानी कहा जा रहा है कि गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए तो कौन से जहाज़ से, तो SS राजपूताना जहाज़ से वो क्या हुए, लंदन से आए। तो उस समय फ्रैंक मोरेस ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। यानी अर्धनग्न फकीर किसको कहा जाता है, तो गांधी जी को कहा था। और किसने कहा गांधी जी को, तो फ्रैंक मोरेस ने। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स आगे हम लोग देखते हैं तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था और स्थान था लंदन था। उस समय कांग्रेस के बहिष्कार के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। यानी तीसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया और बहिष्कार करने के बाद आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि पूना समझौता कब हुआ था। पूना समझौता जो हुआ, जो 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल यानी पुणे में जो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ। यानी पूना समझौता जो है भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी से संबंधित है। फ्रेंड्स क्या हुआ परिणाम कि केंद्रीय विधानमंडल में, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महात्मा गांधी से यह प्रस्ताव रखा कि केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या, यानी दलित वर्ग के लिए सीटों की 18% से बढ़ा दिया जाए, यानी 18% से अधिक कर दिया जाए। दूसरा उनकी मांग थी कि प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई उनकी मांग पर। अब आ गया पाकिस्तान की मांग। पाकिस्तान की मांग कब हुआ, 24 मार्च 1940 को। यह लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग में पाकिस्तान की मांग हुआ, जो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा यह मांग किया गया कि पाकिस्तान की मांग किया गया पाकिस्तान शब्द का। उस समय
जब माउंटबेटन योजना कब आया? तो 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने भारत का विभाजन की योजना रखी। यानी भारत और पाकिस्तान का विभाजन रखने के 3 जून 1947 को जो वायसराय कौन थे कि उस समय भारत के वायसराय जो थे माउंटबेटन थे। और उसी समय भारत को 2 भागों में बांटा गया, एक भारत और पाकिस्तान में। तो भारत जो है अपना स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को और पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता 14 अगस्त 1947 को मनाता। उसी समय लॉर्ड रेडक्लिफ, भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेखा को हम रेड क्लिफ कहा जाता है। उसी समय लॉर्ड माउंटबेटन ने एक रेखा खींच दी जिसे हम रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं कि भूदान आंदोलन क्या है। तो 1951 में विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का शुरुआत की है। भूदान आंदोलन इसलिए कि जब भारत जब आज़ाद हुआ उस समय राजाओं के पास ज़्यादा भूमि हुआ करती थी और उस समय और गरीब किसान थे उस समय, तो उनको ज़मीन देने के लिए यह आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। तो सबसे पहले रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दे दिया गरीबों को। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।